दोस्तों जय हिंद। दोस्तों फिर से मैं एक क्वेश्चंस पेपर लेके आ गया हूं और ये हमारा जो क्वेश्चंस पेपर है वो 2018 में एएलपी के एग्ज़ाम में एएलपी और टेक्नीशियन का जो कॉमन एग्ज़ाम हुआ था उसका जो 9 तारीख को पेपर हुआ था, 9 अगस्त 2018 को सेकेंड शिफ्ट में उसका पेपर हुआ था। उसका मेरे पास प्रिंट है और उसका हम इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम सवाल लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल। तो इसका ऑप्शन है सोना, दूसरा सोडियम, तीसरा तांबा और चौथा प्लेटिनम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है। तो इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किया था तो आपको बता दूं कि उसमें भी इसी टाइप का सवाल था कि कौन सी वो धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये उसका भी आंसर सोडियम था। तो सोडियम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये एक सिल्वर कलर का एक चमकदार एक धातु है जो कि मुलायम होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो कि पानी में हल्का होने के कारण वो पानी में तैर भी सकता है और ये बाहर रहता है तो बहुत जल्दी ये एक्टिव हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर रिएक्शन होता है। तो इसलिए इसको हम इसमें केरोसिन के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। बेंजीन और ईथर में ये घुलनशील है, इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 है। तो ये सब चीज़ें, ये अगर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में अगर रहा तो ये हमारा खाने वाला सोडा बन जाता है। अगर ये सोडियम क्लोराइड के साथ में रहा तो ये हमारा नमक बन जाता है। इस तरीके से ये बहुत बार यूज होता है हमारा पेंट बनाने में, हमारा सूती कपड़ा में भी चमकदार बनाने के लिए काम में आता है। बहुत सारा इसका यूज है। तो सोडियम बहुत काम की चीज़ है, तो इसको अच्छे से हम पढ़ लेना। ठीक है। अगला सवाल हमारा रीजनिंग का है। ठीक है। इन्होंने ये दिया है कि निम्नलिखित में से दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसमें सन्निहित किया गया है। नीचे दिए चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके रखना, अपने सामने रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को लिखना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस हमारा था कि ये जो चित्र है आप देख सकते हैं ये ऐसा बना है। ठीक है। तो ये किस में शामिल है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो बी वाला चित्र है, बी वाले में आंसर इसका छुपा हुआ है। दोस्तों अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है कि दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान से सुनना। जबकि एक तीसरी पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई है पहले से और फिर तीनों पाइपों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, पहले तीनों पाइप का लघुत्तम निकाल लेंगे। तीनों पाइप का एलसीएम बराबर 3, 4 और 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 हमारा। ठीक है। ये 24 यूनिट है। ठीक। अब जो है पहली पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा भाग क्या है? पहली पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा? ये हम अगर 24 में 3 का भाग दे देंगे, पहली पाइप 3 घंटे में भरती है, तो अगर हम भाग दे देंगे तो ये 3 और 8 24, यानी 8 यूनिट 1 घंटे में भरता है पहली पाइप। दूसरी पाइप
दूसरी पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4 करेंगे, ये दूसरा पाइप है, ये पहला पाइप है, तो ये हो जाएगा 3 4 6 24, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तीसरी पाइप द्वारा, यानी तीसरी पाइप द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग है, खाली किया गया भाग, ये कितना होगा, 24 बटा -8 है। -8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, इसलिए मैंने -8 लिखा है। तो ये हो जाएगा -3। अब तीनों टंकियों द्वारा जो किया गया कार्य है 1 घंटे में कितना हो जाएगा देखना। तो ये तीनों पाइप द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना है, ये हम जोड़ देंगे 8 यूनिट और प्लस 6 यूनिट और -3 यूनिट, यानी ये आ जाएगा हमारा 11 यूनिट। ठीक है, ये क्या आ गया, 11 यूनिट 1 घंटे में किया गया कार्य है। तो चूंकि टंकी 1/12 भाग पहले से भरा हुआ है, भाग पहले से भरा है, तो शेष 11/12 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसका जो हम निकालेंगे कितना टाइम लगेगा, ये है कुल टंकी भरने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका 11/12 गुणे 24 यानी 24 यूनिट है। ठीक है, 24 यूनिट में हम 11 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से 11 कट गया, 12 दूना 24 से 2 घंटे इनको लगेगा टंकी भरने में, अगर तीनों पाइप एक साथ में खोल दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा साइंस का है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकल लेंथ है, यानी कि फोकल लंबाई किसकी, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई बराबर क्या होता है, ये है त्रिज्या बटा 2 r/2। त्रिज्या हमारा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला है कि 12 mv²। हम जानते हैं कि इसमें मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 22 किलोग्राम, 22 केजी मास दिया है। हमारा v यानी जो उसकी गति है ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आसानी से इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, जो गतिज ऊर्जा है 5 mv²
मीन्स 22 और v मतलब 5 का वर्ग, यानी कि बराबर 1/2 22 गुणे 25 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। ये हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा 275 जूल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 11 का, तो ये हमारा आंसर कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि आप एक दर्पण में देखते हो, यानी एक शीशा में देखते हो, तो आप पाते हैं कि आपकी जो छवि है, यानी कि जो आपका इमेज है, वो आपका जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, वो क्या है, वो आपसे छोटा है। तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो ये दर्पण आपका जो शीशा है ये हो जाएगा उत्तल दर्पण ना, यानी कि कन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, एक बार मैं उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेता हूं कि जैसे इसका जो उभरा हुआ भाग है ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस पे हमें रिफ्लेक्शन दिया है। तो अगर किसी का जो दर्पण है वो दर्पण का उभरा हुआ भाग है इधर और इसी पर रिफ्लेक्शन है, तो ये उत्तल दर्पण है। आप और इसमें जब जो इंसान अगर देखता है उसमें दिखता है तो वो बहुत, उसका जो फिगर है वो छोटा होगा। आपने देखा होगा कार के जो साइड वाला इंडिकेटर है, अरे सॉरी, साइड वाला जो मिरर है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें उत्तल दर्पण इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो छोटा शीशा रहता है, लेकिन बाहर की चीज़ें ज़्यादा कवर करती है, वो पूरा छोटा छोटा ले लेता है, इसीलिए वो उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि पूरा कवर कर ले, पीछे की चीज़ें छोटा छोटा लेकिन दूर तक हमें दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत अगर आपने किसी शीशे में आप देखते हैं और आपका जो साइज है बड़ा दिखता है तो वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण देखना, जो हमारा टॉर्च लाइट है वो उसमें लगाया जाता है ताकि छोटा सा लाइट ज़्यादा दूर तक फैल के हमें रोशनी दे, या हमारी जो कार है उसका जो कांच है, जो हेडलाइट है, उसकी जो रोशनी है दूर तक फैले, तो ये अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो ये हमारा जीके का सवाल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान यम। दोस्तों अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है कि एक वृत्त पर एक दूसरे से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा के बीच एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखा को वृत्त की वो दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक वृत्त है और इनके जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं सी बिंदु है, ये है ए, यहाँ पे बी है और ये हमारा ओ है और ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है और ये जो है 75 डिग्री यहाँ पे ये कह रहा है कि 75 डिग्री है। अब जो है इसका जो एंगल है, पूछ रहे हैं कि कोण जो ए है इसका क्या होगा, इसका मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम जब जानते हैं कि जो सर्कल है, जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा से 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री इनके बीच में होगा। तो अगर हमें इसका मान और इसका मान पता है तो इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कोण है O प्लस कोण B प्लस कोण ये C प्लस कोण A इज इक्वल टू 360 है। ठीक है, तो कोण O प्लस कोण B कितना है 90 डिग्री और कोण C 75 और प्लस कोण A बराबर है हमारा 90। ठीक है, बराबर 360 है।
यानी कि कोण ए प्लस 255 इक्वल टू 360 है। कोण सॉरी यहाँ पे कोण ओ है, कोण ओ बराबर 360 माइनस 255 बराबर 105 है। ये हमारा आंसर होगा 105 है। अगला सवाल है कि एक कंडक्टर पर प्रतिरोध है किसके वृत्त को अनुमानुपाती होता है, यानी वृत्त को अनुपाती यानी उल्टा, समानुपाती यानी सीधा। तो इस पे जो हमारा फार्मूला है वो है R इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल बाई ए, यानी कि ये जो A है A के वृत्त को अनुपाती होगा, यानी कि ये जो R है ये हमारा रेजिस्टेंस है, R है हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। और L क्या है, ये हमारा L जो है लंबाई है, और A क्या है, क्षेत्रफल। तो जो R है वो देखना ये A के, चूंकि A उसके नीचे है तो इसलिए A क्षेत्रफल के वृत्त को अनुपाती होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के वृत्त को अनुपाती होता है। अगर मान लीजिए ये समानुपाती पूछता था तो हमारा जो लंबाई के समानुपाती हो जाता था, ठीक है। दोस्तों एक हमारा सवाल है मैथमेटिक्स का, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात अगर 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है कि आम और नीम ये अनुपात में है 8 और 11, यानी कि 19, ठीक है, कुल पौधे, ठीक है। तो अगर हमें नीम का पूछ रहा है तो नीम के पौधे बराबर ये हमारा हो जाएगा 11/19 और टोटल 361 है, इतना हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 209। दोस्तों अगला सवाल फिर से मैथमेटिक्स का है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य है तो a का मान कितना है। यानी कि हम ये समीकरण लिखते हैं, क्या समीकरण है, 3x² और प्लस ax प्लस 4, ठीक है। और ये जो है x माइनस 5 से पूरी तरह से विभाज्य का मतलब ही है x बराबर 5 है, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 5 इसमें रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5² प्लस 5a प्लस 4 = 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 75 प्लस 5a प्लस 4 = 0, यानी कि ये हो जाएगा 5a = माइनस, ये जोड़ देंगे हम 75 प्लस 4 तो हो जाएगा 79, a बराबर हो जाएगा -79 डिवाइड बाई 5, यानी कि a का मान हो जाएगा हमारा 5 × 5 25, ठीक है, 25 4 15.8 माइनस 15.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। दोस्तों हमारा एक अगला सवाल है रीजनिंग का कि प्रॉब्लम फिगर की सही जल छवि को चुने। जल छवि यानी कि जो पानी में उसका जो प्रतिबिंब दिखाता है उसका जो इमेज है वो कैसा बनेगा। तो इन्होंने जो चित्र दिया है वो हम देखते हैं, यहाँ पे हम
बनाते हैं इनका चित्र। ठीक है, तो ये है ये हमारा चित्र है। अब ये कह रहे हैं कि ये पानी में इसका जो जल प्रतिबिंब है ये कैसा बनेगा। तो ये जब बनाएंगे पानी में तो ध्यान रखना ये साइड वाले नहीं बदलते हैं, जो ऊपर वाला है वही बदलता है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है जस्ट नीचे आएगा। ये ऊपर चला गया, तो ये जब ऊपर चला गया तो ये यहाँ पे हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। और ये जो है ये नीचे आ जाएगा। कहाँ? ये जो हिस्सा है आपका इधर वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमें देखेंगे ये और ये हम बना देंगे ऐसा। ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिल जाएगा। तो अगला सवाल हमारा किससे है? जनरल साइंस है। साइंस ये है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स है जो कि थायराइड को जन्म देती है, जो कि एक गले की एक बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमारा असरदार है इसका जो है आयोडीन के वजह से हमारा थायरॉक्सिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। अब अगला सवाल फिर से मैथमेटिक्स का सवाल है कि एक इन्होंने फिगर दिया है, आप अपनी किताब में फिगर देख सकते हैं। इनमें दिया है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरण की संख्या को हजारों में बताते हैं। मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं आप ये हजार में है ना। तो सूचना है चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है, ध्यान रखना, पहली संख्या मोटरसाइकिल की है, दूसरी संख्या इन्होंने कुल गाड़ियों की है। उसमें आपका कार भी है और आपका कमर्शियल व्हीकल भी शामिल है, लेकिन जो पहला नंबर है वो क्या है, वो आपका गाड़ियों का है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2017 से के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देते हैं मिटाए। अब देख लेते हैं इनके आंकड़े के अनुसार क्या ये कह रहे हैं कि जनवरी में बाइक के अलावा दूसरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कितना हो जाएगा? 27,000 माइनस 21,000। आप देख सकते हैं जनवरी में जो गाड़ियों का जो पंजीकरण है 27 और 21 लिखा है, तो हम 27,000 लिखेंगे क्योंकि हजार में इन्होंने दिया हुआ है कि ये हजार में है। और उसके बाद जो है बाइक का जो है 21,000 है। तो अगर हम टोटल व्हीकल में से अगर सिर्फ बाइक का अगर कर लें तो बाइक के अलावा दूसरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हमें पता चल जाएगा, यानी 6,000 दूसरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है। अप्रैल में कितना है? अप्रैल में ये जनवरी में था, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कितना है? टोटल है 35,000 टोटल व्हीकल, उसमें बाइक का कितना है? 20,000।
तो ये हो जाता है 15,000। तो ये कह रहे हैं कि जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में जो हमें बढ़ोतरी मिली है, जो घटे बढ़े हुए हैं, कह रहा है कि अप्रैल जनवरी से उत्तर देना है कि जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में 2017 के दौरान बाइक के अलावा दूसरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ। तो आप इसको टोटल कुल बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन कितना हो जाएगा, कुल बढ़ा हुआ यानी 6,000। इसमें से अगर हम 15,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बढ़ा है वो हमारे सामने फिगर होगा। यानी कि 15,000 में से अगर हम 6,000 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9,000। इसका आंसर 9,000 रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इसमें आपका पहला सही है। ठीक है, अगला सवाल हमारा जीके का है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ठीक है, तो इसका पहला देश कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं कि 1954 में जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स का जो जनक है वो फ्रांस था। तो इस फ्रांस ने पहली बार जीएसटी लागू किया था। हमारे जो भारत का इसमें नंबर 161वां है, ये ध्यान रखना। दोस्तों अगला सवाल है हमारा मैथमेटिक्स का कि एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का जो मान है वो 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की जो लंबाइयाँ का माध्य है वो 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त मान लगभग कितना होगा। तो हम पहले जानते हैं कि लड़कों की लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई देखते हैं कि 25 लड़कों की कुल लंबाई कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई, इसमें हम उसका जो माध्य है, अगर हम माध्य को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लंबाई हमें मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 लड़कों की कुल जो माध्य है वो 150 है। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा 15×5 = 75 75 और 7 और 15×2 = 30 7 37, यानी कि ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर में कुल लंबाई कितना हो जाएगा 3750 सेंटीमीटर, ये लड़कों की कुल लंबाई हो जाएगी। अब ये कह रहा है 35 लड़कियों की ऊंचाइयों का जो माध्य है वो 145 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 35 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितना है, ये 35 लड़कियां हैं और इनकी जो एवरेज जो माध्य है, ये माध्य इनका जो मीन है 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5075 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि सभी 60 विद्यार्थियों यानी 25 लड़का और 35 लड़की, सभी 60 विद्यार्थियों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, ये टोटल अगर जोड़ दिया जाए यानी कुल इनका जो लड़कों का जो लंबाई है और लड़कियों की कुल ऊंचाई है यानी कि 3750 प्लस 5075, इनको अगर हम जोड़ के इनमें अगर हम 60 का अगर भाग दे देते हैं यानी टोटल जो
बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, इनको हम अगर भाग दे दे तो हमारा जो एवरेज जो माध्य है, कुल संयुक्त माध्य जो होता है वो आ जाएगा। तो अगर हम ये जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8875। इनको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 8875 और डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा 147.08, जिसको कि हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 147। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा रहेगा, साइंस से, जनरल साइंस से निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दूसरा है डेमोक्रिटस। तीसरा है एंटोनियन एल लेवोजियर। और चौथा है जेसोफ प्रोडस्ट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा? एंटोनियन लेवोजियर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रदरफोर्ड है ये हमारा अणु की खोज किया था, और ये जो डेमोक्रिटस थे ये इन्होंने शंकु का आयतन को बताया था कि वो जो बेलन का आयतन है उसका 1/3वां हिस्सा होता है। ठीक है, और जो सिर्फ एल प्राउस्ट ने लिखा था, इन्होंने जो कांस्टेंट कंपोजिशन है केमिकल रिएक्शन का, उसका इन्होंने खोज किया था। तो हमारा जो सही आंसर है रसायन विज्ञान का खोज किया, तो ये तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल लेंगे मैथमेटिक्स का। मेरे सामने मैथमेटिक्स का सवाल आ गया है। तो क्या है? दूध पानी के मिश्रण का 2/3 भाग जो है दूध है। ध्यान से सुनना सवाल, कि दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 2/3 भाग दूध है, बाकी पानी है। मिश्रण जो है कितना है? टोटल 21 लीटर है। इसमें दिया है कि टोटल मिश्रण 21 लीटर है, और यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला जाए तो दूध की प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सवाल हमारा मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम मिटा देते हैं पहले। यदि 21 लीटर टोटल मिश्रण है, यानी कि यह जो मिश्रण है ये 21 लीटर है, इसमें दूध की मात्रा कितना है? 21 मल्टीप्लाई 2/3, 3 सत्ते 21, यानी कि 14 लीटर क्या है? दूध है। ठीक है, तो 14 लीटर दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा? 21 - 14 बराबर 7 लीटर पानी है। ध्यान से सुनना, 21 लीटर का जो मिश्रण है जिसमें कि 2/3 भाग दूध था, तो 14 लीटर यानी कि उसमें दूध था और 7 लीटर उसमें पानी था। तो ये कह रहे हैं कि यदि 4 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, तो 4 लीटर अगर पानी और मिला दिया जाए, यानी पानी की जो मात्रा है, 7 लीटर पहले से था और इस पे इन्होंने मिला दिया जाए तो पानी 11 लीटर हो जाता है। ठीक है, और दूध हमारा कितना था? दूध हमारा 14 लीटर था। तो अब जो है टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? टोटल जो मिश्रण है ये हो जाएगा हमारा 14 अब प्लस ये 11, यानी 25 लीटर अब मिश्रण हो गया। ठीक है, तो 25 लीटर अब मिश्रण हो गया। तो अब वो कह रहा है कि अब जो है दूध का प्रतिशत कितना है? तो दूध का प्रतिशत रहेगा हमारा अब जो है दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा? प्रतिशत कितना है? दूध है इसमें 14 लीटर, इसमें 14 लीटर दूध है,
और टोटल परसेंटेज है हमारा पानी कितना, अरे टोटल मिश्रण 25 है, अब मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौका 100, तो 14 चौका 56, 56 लीटर प्रतिशत है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल है किसका, ये रीजनिंग का सवाल है कि कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है। तो आपके एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं तो जो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा है एक दूसरे से बदल जाते हैं, साइड वाला बदलता नहीं है। तो अगर ये चित्र इसमें इन्होंने ये बना के दिया है हमको, ठीक है, ये चित्र है हमारा ये और ये, ठीक है, और इस पे है, इस पे ये है, 2 लाइन है, इस पे एक लाइन इधर। तो अगर ये कह रहे हैं कि इनका जो जल प्रतिबिंब है वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें सी वाला सही होगा, जस्ट इसके नीचे ला दिए हैं ये यहाँ, ठीक है, ये ऐसा खींच दिया है और ये यहाँ और ये यहाँ, हाँ ये यहाँ, यानी कि ये जो हिस्सा है डायरेक्ट नीचे आ गया है, ये इधर नहीं जाएगा। जल प्रतिबिंब का मतलब है कि हमारा ऊपर नीचे का हिस्सा बदलता है, साइड वाला नहीं बदलता है। ठीक है, ये तो अगला सवाल हमारा है मैथमेटिक्स का, फिर से सवाल है, और ये सवाल है कि यदि नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 का है अनुभाग यानी सेक्शन ए और बी की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा के भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण, यानी कि जो मिड टर्म हुआ था और जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 10 में, इनके बच्चों का जो टोटल संख्या दिया है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो अनुभाग ए में कक्षा में छात्रों का जो प्रतिशत कितना है, टोटल दिया है कि यानी कि अनुभाग ए में 28 किसका, दोनों परीक्षाओं में फेल विद्यार्थी होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है, ए में, बी में 23 है, मध्यावधि परीक्षा में फेल लेकिन सत्रांत परीक्षा में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या अनुभाग ए में 14 है, तो बी में 12 है, मध्यावधि परीक्षा में लेकिन सत्रांत में परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की कुल संख्या अनुभाग ए में 6 है, अनुभाग बी में 17 है, और दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 64 और 55। तो ये कह रहा है कि अनुभाग ए यानी सेक्शन ए में छात्रों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, तो हम इसको निकालेंगे। तो हम टोटल अनुभाग, पहले अनुभाग ए में छात्रों की संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो अनुभाग ए में छात्रों की कुल संख्या बराबर, हम टोटल जोड़ देंगे, सेक्शन ए में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको जोड़ देंगे, यानी कि 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64 है, ये ऐसा हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ जाता है, ये हो जाता है 112। ठीक है, अब अनुभाग बी में कुल छात्र कितने हैं वो देख लेते हैं। तो अनुभाग बी में छात्रों की संख्या, कुल संख्या सॉरी है ना, कुल संख्या बराबर कितना है, ये 23 12 प्लस 17 प्लस 55 बराबर 107 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और उसका एवरेज निकाल लें तो ए वाले का मालूम चल जाएगा, यानी कि इन दोनों को हमें अगर जोड़ दें, यानी कि अब हमें सिर्फ अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत
बराबर। तो आप लोग प्रतिशत वाला अच्छे से पढ़ लेना। प्रतिशत तो हम अगर ए का निकालना है तो हमें ये ए का जो संख्या है वो लिखना पड़ेगा 112 और डिवाइड बाई इनको जोड़ देंगे, यानी 112 प्लस 107 मल्टीप्लाई 100। ये अगर कर दिया तो ये हमारा ए अनुभाग में बच्चों की जो है प्रतिशत मालूम चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 112 बटे 219 मल्टीप्लाई 100, और ये इसका हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 51.1%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब हम अगला सवाल हमारा रीजनिंग का है, और ये ध्यान से देखेंगे। रीजनिंग का सवाल है कि निम्नलिखित तर्क को ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि उसमें दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। ठीक है, तो तर्क क्या है वो तर्क देख लो कि बस यात्रा कंपनी जो है, एक बस यात्रा कंपनी है जिसका नाम है बेस्ट। ठीक है, तो इसने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी का फैसला किया हुआ है। ठीक है, तो अनुमान क्या है? अनुमान में आते हैं। अनुमान में है कि पहला है कि यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी ने कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये जो है बात सच है। इसको हम खोल देते हैं ताकि हमें उजाला अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा जैसा हो रहा है। तो हमने अगर उसको लाइट जला दिया तो उजाला आएगा। तो अगर बेस्ट कंपनी ने अपने किराए में 10% का बढ़ोतरी किया है तो यात्री जो है बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली कोई विकल्प चुन सकते हैं। तो ये बात सच है। अगर किसी बस कंपनी ने अपना जो किराया है अगर उसने बढ़ा दिया है, तो जाहिर सी बात है जो पैसेंजर है वो दूसरा विकल्प लेंगे। तो ये इसमें एक में निहित है। दूसरा कथन इसका जो अनुमान क्या है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है। ये सच है। हो सकता है कि हमारा जो बस का जो भाड़ा है बढ़ा भी दिया है तो भी यात्री का जो है ट्रस्ट उस पर इतना ज़्यादा है कि वो बोलेंगे कि हम भले बढ़ा दिया है तो क्या हम इसी बस कंपनी से ही यात्रा करेंगे। किसी टीचर ने चाहे अपना फीस चाहे जितना भी बढ़ा दिया हो, लेकिन जो स्टूडेंट का विश्वास अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बोलेगा कि नहीं मैं इसी टीचर से पढ़ूंगा, चाहे इसकी फीस कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अनुमान जो है सही है। अब अगला सवाल होगा हमारा जनरल साइंस का, और ये सवाल हमारा है कि सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा। तो इसको हम जगह है तो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर हमारा जो सेल्सियस अगर दिया हुआ है और केल्विन में मान बदलना है जनरल साइंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, जो केल्विन बराबर होता है 0 सेल्सियस प्लस 273, यानी कि अगर हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो हमारा केल्विन का मान मिल जाएगा। तो इसमें जो है पहला ही आंसर सही है कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। अब ये तो सेल्सियस का था, हम एक बार फ़ारेनहाइट का फार्मूला देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 और मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस, और ये हो जाएगा +32। तो ये तो सेल्सियस में पूछा था, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आप अपना आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा जनरल साइंस का एक और सवाल आ गया कि तत्व है ए बी सी डाबोर्नियर के ट्राइडर्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो एक फार्मूला है कि डाबोर्नियर का जो ट्राइडर्स का जो नियम है उसके नियम के अनुसार अगर हम ए और सी
सी को जोड़ के और उसका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं परमाणु द्रव्यमान का, तो बी वाले का हमें मान मिल जाएगा। यानी कि ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ए का द्रव्यमान 7 है, ठीक है, कितना है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 7 है, और सी का जो है 39 है। तो बी का पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जो बी का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए बी का परमाणु द्रव्यमान बराबर 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 9 7 16 1 46 बटा 2, यानी ये हमारा हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23, और इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, 23 सही है। अगला सवाल हमारा जीके का है, जनरल नॉलेज का है, यानी युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहता है, डैश रहते हैं, यानी जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है हमको, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे चित्र बनाने को हमें जगह मिल जाएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। आप सब मेरे साथ में लगे रहिए, और हम पूरा जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करते रहेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो। मैं इस चैनल पे आपको सिर्फ वायरल न्यूज़ नहीं दूंगा, इस पे मैं प्रैक्टिस सेट भी हल करके आपको दूंगा इजी तरीके से, जो कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। देखो अगला सवाल है कि घड़ी पर नंबर 1 को अगर हम यम के द्वारा करते हैं, नंबर 2 को यन के द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसी तरीके से अन्य अंकों को जब 21 बज रहा होता है, यानी कि रेलवे की भाषा में रात को 9 बज रहा होता है, तो घंटे की जो सुई है कौन से अक्षर पे होगी, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि एक घड़ी है हमारी, ठीक है, और ये जो घड़ी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बजा रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर 1 को यम के द्वारा और 2 को यन के द्वारा, यानी कि 1 को ये 12 है, ये हमारा 1 है, ठीक है। अगर 1 को यम के द्वारा, यानी इसको यन के द्वारा, यम यन ओ पी क्यू आर एस टी यू, इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स। तो वो कह रहा है कि हम जब रात के 9 बज जाएगा तो ये जो अक्षर है, कौन सा अक्षर, जो घंटे की जो सुई है वो कौन से अक्षर पे होगी, यानी कि ये जो हमारा घंटा है ये हमारे अगर 9 बजा रही है तो ये हमारे यू पर ही होगी। तो ये हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा, जो कि है चौथे में। अगला सवाल हमारा जीके का है कि 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अब हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा, यानी अगला ओलंपिक हमारा कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा पेरिस में होगा, 2024 में ही होगा, और 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम अगला सवाल हमारा किससे है, रीजनिंग के है। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। अगर जो बढ़ई है उसका संबंध अगर हथौड़ी से है तो बाकी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है, तो पहला इन्होंने दिया है क्रेन। तो बढ़ई अगर एक इंसान है तो क्रेन एक इंसान तो है नहीं, क्रेन और बिल्डर का कोई संबंध नहीं है। प्लम्बर और रिंच यानी पाना, ये हमें संबंध एकदम करेक्ट नजर आ रहा है। अगला सवाल हमारा फिर से रीजनिंग का है कि दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसमें एक सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से कौन सी है। तो यहाँ पे एक चित्र इन्होंने दिया है कि ये है
ठीक है। और ये चित्र ऐसा है, ऐसा है, ये है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इमेज है, नीचे दिए गए ढेर सारे इमेज है, 4 इमेज ऑप्शन है, इनमें से कौन सा छुपा है। तो आप ध्यान से जब अगर देखेंगे तो ये जो बी वाला ऑप्शन है तो उसमें आपका ये इमेज छुपा हुआ है, ये वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा जीके का कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उसकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ममता कालिया। ठीक है। अगला सवाल हमारा नीचे दी गई मैथमेटिक्स का है, ध्यान से सुनना। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, यानी 4 संख्या जिसमें से 3 परिमेय है, कोई एक नहीं है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो √8 हो जाएगा। कौन सा, √8। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मान लो P बटा Q हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस। बाकी वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसमें जो हमारा √8 है ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल है हमारा कि मैथमेटिक्स का है अगला सवाल कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि यह निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो जो अर्जित ब्याज है 375 रुपया अधिक होता। अगर 4 वर्ष के लिए था तो इतना था, लेकिन अगर वो 5 वर्ष के लिए होता तो जो इसका ब्याज था वो बढ़ जाता, 375 होता। तो प्रारंभ में किया गया जो राशि था वो क्या है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल मैथमेटिक्स का है तो इसमें हम करेंगे। तो ये कह रहा है कि 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये सवाल है कि 5 वर्ष का अर्जित ब्याज बराबर माइनस 4 वर्ष का अर्जित ब्याज, ये 375 रुपया है। अगर 5 वर्ष का जो ब्याज था और उसमें 4 वर्ष का अर्जित ब्याज अगर हम माइनस करते हैं तो वो 375 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं कि मूलधन गुणित्तेदार गुणे समय बटा 100 होता है। ठीक है। तो हम अगर 5 वर्ष का निकालेंगे तो ये हो जाएगा P मूलधन और ये है दर हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे है 7.5% है। ठीक है। तो P × 7.5 गुणित समय 5 वर्ष बटे 100 माइनस ये हो जाएगा P गुणे 7.5। दर समान है, इसका भी दर समान है, 4 साल का है लेकिन उसका जो दर है वो भी समान है, गुणे 4 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 375 ना, 375। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा है 37.5 P और माइनस कितना है 30 P बटा 100 बराबर 375 इक्वल टू ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7.5 P और इज इक्वल टू 375 और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 375 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 7.5
P बराबर ये जब हम इसको काट देंगे तो इसमें आ जाएगा 5000। ये हमारा आंसर है। और अब अगला सवाल हम लोग किसका ले लेंगे कि ये रीजनिंग का सवाल है। ये रीजनिंग का सवाल है। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ये ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित किया रूप से निकाला जा सकता है। यानी कथन क्या है, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान का एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए इसको कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। यानी कि लोगों का ये मानना है कि जो टैक्स है ये एक तरह से हमारे ऊपर एक बोझ है और सरकार को चाहिए कि ये टैक्स जो है नहीं दे और लोग इसको देने से बचते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ध्यान से सुनना क्या है। पहला, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला जो कर है देश के निर्माण में काम आता है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सच है। दूसरा निष्कर्ष है कि करों में वृद्धि कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। ये तर्क सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोग परेशान हैं टैक्स देने से और यहाँ पे आपने दूसरा जो है उसका टैक्स का रेट और बढ़ा दे रहे हो। तो ये चीज़ नहीं, ये पहला वाला सही है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए जिससे सरकार को दिया जाने वाला जो टैक्स है वो देश के निर्माण में काम आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। ठीक, अगला सवाल हमारा किसका है? अगला सवाल हमारा जीके का है। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिनके जो मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, यानी कि जिन्होंने जो कि पहले के जो राजा महाराजा रियासत के रहते थे वो थे। तो इनका जो करेक्ट आंसर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे और 2017 में थे। और इनके जो पिताजी हैं वो पटियाला के जो है महाराजा थे। ठीक है, और इन्होंने चूंकि सेना में ये कैप्टन थे इसीलिए जो है इनका नाम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अगला सवाल हमारा किसका है? मैथमेटिक्स का फिर से सवाल आया है कि किसी घनाभ के 3 सतहों का जो क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का जो आयतन है वो क्या होगा? ठीक है, तो ये देख लेंगे हम सवाल कि ये कह रहे हैं कि अगर घनाभ का जो है लंबाई L है और ऊंचाई H है और चौड़ाई B है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? घनाभ की एक सतह का क्षेत्रफल दिया है। तो इसमें जो है L इंटू B बराबर 20 मीटर स्क्वायर दिया है और B इंटू H बराबर 32 मीटर स्क्वायर और L इंटू H बराबर कितना है? 40 है ना? हाँ, यस, 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है, यानी जो आयतन है वो पूछ रहा है, LBH पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का ये तो क्षेत्रफल है, ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। और घनाभ का आयतन होता है L गुणे B और गुणे H। इसके अनुसार हम देखते हैं तो L गुणे B गुणे B गुणे H गुणे L गुणे H बराबर 20 गुणे 32 गुणे 40, यानी कि L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर बराबर हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये जो है 25,600, ये गुणा करने पर आता है 25,600 आता है। और चूंकि ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है, तो अगर हम L B H निकालेंगे तो इसका हमें
वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, घन मीटर है, सॉरी, ये जो है LBH जो है घन मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही है। कौन सा? आंसर नंबर चौथा सही है। अगला सवाल हमारा साइंस का है, जनरल साइंस का है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये है लवण और हाइड्रोजन। जैसे हमारा जो सोडियम है वो अगर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो क्या बन जाता है? ये हमारा नमक बन जाता है, NaCl बन जाता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है कि दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए, यानी रीजनिंग का सवाल है। और ये सवाल है, देखना, ये इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो बहुत है छोटा, और बड़ा बोर्ड हमारा रहेगा जिस दिन, तो उस दिन हम पूरा मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये एक हमारा रीजनिंग का सवाल है। तो ये कह रहा है कि BGL और DIN, ठीक है, और इसमें क्या गैप है, जो कि HMR बन जाता है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये पूछ रहे हैं कि इसमें से इसमें क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि B में अगर हमने B के बाद क्या 2 बार आता है, D आता है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, यानी ABCD, तो यहाँ पे D बन गया। इसी तरीके से G के बाद HI, ठीक है, I बन गया। L के बाद फिर 2 जोड़ दिया तो N बन गया, यानी L, M और N। ठीक है, तो अगर हमें अगला यहाँ पे लेना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी D है तो ABCD, E और F, यहाँ पे आ जाएगा F। I वाले से हम अगर लेंगे तो I वाले से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ABCD EF GH I J K, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा K, और N को, N के बाद क्या आ जाएगा? ABCD L M N O P, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा P। तो इसका आंसर FKP हो जाएगा, जो कि हमारा किसमें आंसर है? थर्ड वाला, देखना, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, FKP। नेक्स्ट है सवाल हमारा कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो हम सब जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, जो कि हमें पानी को शुद्ध करने के काम में आता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? कौन सा न्यूनांक भिन्न है, यानी वो कौन सा जो फ्रैक्शन है, जो वो कौन सा भिन्न है जो कि अलग है? तो यहाँ पे 105 और 112 अलग है। ऑप्शन में देखना, 105 और 112 क्यों अलग है मैं बताता हूँ, एक ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो संख्या है ये इसमें भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऊपर भी किसी संख्या से डिवाइड हो जाना चाहिए, नीचे वाला भी किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और वो जो संख्या है सेम है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में वो जो संख्या है उसमें दोनों से 7 डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। इसको हम देते हैं मिटाए। अगला सवाल हमारा फिर से मैथमेटिक्स का है, देखते हैं। ये मैथमेटिक्स का सवाल है कि यदि a + b + c = 0, है ना, यही है, तो a² नहीं, सॉरी, a² नहीं है, a³ + b³ + c³, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? यानी इसका नहीं पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, इसका वर्ग का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमें एक फार्मूला है हमारा, तो इसका फार्मूला है ये a³ + b³ + c³ - 3abc =
ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और दूसरे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पे हम देखेंगे कि बराबर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कह रहे हैं 0, यानी 0 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हमारा 0 हो जाएगा। क्या, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 7 अरे 3abc। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वर्ग, यानी कि इसका भी वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। तो अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है। ये कह रहा है कि कॉट पावर 4 थीटा और आपका प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो जो है कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये इनका सवाल है। तो हम पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर इसमें से मैंने माइनस कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हमने इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा अब बटे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये हमारा जो ऊपर है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा, इसको हम ऊपर लेके जब जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉसेक पावर 4 थीटा का पावर 4 थीटा, सॉरी। ठीक है, ये सवाल हम खुद नहीं समझ पाए। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 3। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसकी हो जाएगी 3। तो और हम इसको जानते हैं कि इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और बटा इसको कोसेक माइनस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
दोस्तों अगला सवाल हमारा रीजनिंग का है कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है। यानी पहला है ACT और दूसरा है EGG, EGG और तीसरा है INK। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगला क्या होगा, तो इसको ध्यान से देखना। ये हमारा जो अक्षर है वो स्टार्ट होता है वॉवेल से, जो स्वर है इंग्लिश के AEIOU ये तरीके से। तो A दे दिया, E दे दिया, I दे दिया, अब अगला हमारा O से होगा, यानी है O से यानी ओल्ड, नीचे ओल्ड लिखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया चौथा। ठीक है, अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैथमेटिक्स का है तो 1/4 और ये है माइनस है, और ब्रैकेट में है -45 और -96 और ये हमारा ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई ब्रैकेट में -32 और ये ब्रैकेट बंद है। ठीक है, ये इसका मान पूछ रहे हैं, तो इसका मान हम देख लेंगे कि कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 माइनस और उसके बाद -45 और ये हो जाएगा माइनस, ये -96 और नीचे आ जाएगा 32, क्योंकि डिवाइड है और माइनस है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 45 और -45 या -3। अब ये आ जाएगा -1/4 और मल्टीप्लाई -48 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल फिर से मैथमेटिक्स का है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां हिस्सा है। ठीक है, तो मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज की 4 साल बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु डैश वर्ष है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, माना कि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा मेरे चचेरे भाइयों की जो आयु है वो y वर्ष है, तथा मेरे चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे आयु का 3/5 हिस्सा उतना ही है जितना चचेरे भाइयों के 5/6 हिस्सा है, यानी कि 3x/5 = 5y/6 है, यानी कि 18x बराबर 25y। ठीक है, यानी कि 18x बराबर 25y ये हो गया। अब अगला वो कह रहा है कि आज के 10 साल के बाद जो मेरी आयु होगी, सॉरी आज के 10 साल के पहले, यानी आज से 10 साल पहले मेरी आयु ये थी और मेरे चचेरियों भाई की जो आयु थी किसके बराबर है, 4 वर्ष के बाद के बराबर है, यानी कि 4 वर्ष के बाद बराबर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x - 14, ये y बराबर हो जाएगा x - 14।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम y का 25 और y बराबर होता है x माइनस 14, यानी 18x बराबर 25x माइनस ये हो जाएगा 350। अब ये हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 7x बराबर ये हो जाएगा 350 x बराबर हो जाएगा 50, यानी कि मेरी जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में सही है। अगला सवाल हमारा रीजनिंग का है कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े डैश से संबंधित है, यानी भोजन जो है फ्रिज में रखा जाता है, तो उसी तरीके से जो हमारा कपड़ा है वो कहाँ रखा जाएगा, अलमारी में रखा जाएगा। तो अलमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल हमारा जनरल साइंस का है और ये फिजिक्स का है। तो 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो है 2 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी जो क्या बोलते हैं हमारा वेग यानी u प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है त्वरण दिया हुआ है g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं कि इनके जो है अगर हम फेंकी जाती है ऊपर की तरफ तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। तो अगर हमें v मालूम चल जाए तो हम आसानी से इसका जो गतिज ऊर्जा है वो निकाल सकते हैं। तो हम न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जानते हैं कि v बराबर u प्लस a और t होता है, जिसमें कि हमारा u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, a भी दिया है a बराबर g, और g त्वरण है। चूंकि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ऊपर की तरफ जब हम फेंकते हैं तो ये -10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई t हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना, ये तो हमारा हो जाएगा 20 -20 बराबर ये 0 हो जाएगा। v बराबर 0 काइनेटिक एनर्जी हमारा अगर v में मान रख देंगे 0 का तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 3। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आप काउंट कर लो कितने जो है ट्रायंगल बने हैं, कितने त्रिभुज बने हैं, तो आपको मिल जाएगा ये है 14 त्रिभुज बने हुए हैं। दोस्तों अगला सवाल फिर से मैथमेटिक्स का आ गया कि 750 रुपये का निवेशित राशि जो है 3 महीने के बाद ब्याज उसका 18 रुपया है, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का दर क्या होगा। तो ये p बराबर दिया है हमको, p बराबर 750, ठीक है, रुपया, और दर पूछ रहा है। समय है हमारा 3 महीने का, यानी कि 3 महीने का समय हम 12 से डिवाइड करेंगे, वर्ष में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 वर्ष, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणे समय डिवाइड बाई 100। तो साधारण ब्याज दिया है 18 रुपया और मूलधन है 750 रुपया। दर नहीं पता, यही पता करना है। समय है 1/4 यानी कि वर्ष है, तो 4 × 100 ये
आ जाएगा बराबर 1.87 आर बराबर हो जाएगा 18/1.87। ये जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9.6%, जो कि आंसर नंबर 1 में शामिल है। अगला सवाल है कि 48 रीजनिंग का सवाल है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिए गए कौन से अनुमान निहित है। यानी पहला है तर्क है इनका कि सार्वजनिक स्थान पर कानूनन अपराध है। धूम्रपान सार्वजनिक स्थान पर कानूनन अपराध है। तो अनुमान देख लेते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कोई मतलब नहीं है, सार्वजनिक स्थान पे बात किया जा रहा है। घर में अगर वो पीता है तो कोई उसका मतलब नहीं है। दूसरा है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर के लिए हानिकारक है। ये हमारा जो सही मतलब अनुमान है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर कानूनन अपराध है। तो हमारा जो है अनुमान नंबर 2 ही निहित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। अब जो है दिए गए वेन आरेख के अनुसार एक हमारा रीजनिंग का सवाल है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थतः 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले और तमिल बोलने वाले का जो है आपके सामने डायग्राम है। तो कौन सा इसमें जो कॉमन है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 L + M + O। यही लोग हैं जो कि हिंदी और 2 भाषाएं बोल सकते हैं। मतलब यही L और M और O यही है जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अगला सवाल हमारा जीके का है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। ठीक है, जीके का सवाल है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाना तो उस समय के जो करंट जीके है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओल्ड जीके नहीं आ रहा है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2018 का ये जो क्वेश्चंस पेपर है इसमें पूरा करंट जीके पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा जनरल साइंस का है कि 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, यानी कि इसका जो मास है वो 4 kg है। ठीक है, उसका जो यम है वो 4 किलोग्राम की वस्तु स्थिर है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। यानी इसका जो v है वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य। ठीक है, बराबर हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि हमारा जो किया गया कार्य है के ई, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के ई बराबर होता है 1/2 mv², यानी 1/2 m कितना है हमारा 4 kg, और v² यानी 5 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 दूना 4 और 25 दूना 50 जूल। ये है हमारा आंसर 50 जूल, जो ऑप्शन नंबर 2 में निहित है। अगला है कि एक पौधे के तने का या जड़ का जो घेरा है वो किस कारण बनता है। तो ये बायोलॉजी का सवाल है जनरल साइंस में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगला आंसर है क्वेश्चंस पेपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने योग गुरु बाबा रामदेव और उनके आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हरियाणा वालों ने बनाया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा।
अगला सवाल फिर से जीके का है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा वहाँ चक्रवाती तूफान आते रहता है। आप देख सकते हैं उड़ीसा का क्षेत्र पूरा का पूरा सिर्फ चक्रवाती तूफान ही वहाँ पे आते हैं, समुद्र में ये सब पूरा। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश का संबंध अगर हीरे से है तो वैसा ही संबंध कर्नाटक का संबंध किससे है। तो हम जानते हैं कि कर्नाटक में सोना निकलता कोलार की खान से। तो अगर ये मध्य प्रदेश में हीरा निकलता है तो हमारा कर्नाटक कम नहीं है, वहाँ से हमें सोना मिलता है कोलार की खान से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोना, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो ये है PQRST में सबसे कम किसका वजन है, किसका वजन कम है। तो अभी कथन इनका है कि Q का वजन P और S से कम है और S का वजन T से ज़्यादा है, और दूसरा है कि R का वजन Q से अधिक है और लेकिन T से कम है। तो और इसमें दोनों कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 58 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। ये है हमारा बायोलॉजी यानी जनरल साइंस का सवाल है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये एंडोस्पर्म है, जो कि भ्रूण को खाना पहुंचाने के लिए ऊतक का कार्य करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली 2 भुजा, ठीक है, 2 भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और एक सर्कल है, ठीक है, और एक इसमें एक ठीक है, ये मान लो हम A रख लेते हैं, ये B है, ये C है। ये दिया हुआ है कौन सा, 3 सेंटीमीटर है, ये इनकी हाइट 3 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है, ये दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ABC यानी BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर BC स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 प्लस 9 यानी 25, BC स्क्वायर बराबर 25। BC बराबर होता है, हो जाएगा हमारा, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि BC/2 ना बराबर 5, BC का मान आया है 5, तो 5/2 ये हो जाएगा 2.5। ये क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इसके जो वृत्त है, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल है πr²। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वो कितना निकल के आएगा, 6.25 पाई। एक्चुअली हमने इसको 22/7 कर दिया है, लेकिन आप जो है इसको पाई ही रखना, और ये हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें आंसर नंबर 4 शामिल है, ठीक है। दी गई श्रृंखला में अगला सवाल है कि दी गई श्रृंखला में से अलग चित्र को चुने
तो मेरे हिसाब से इसका जो सवाल है ये गलत है। ठीक है, सवाल ही हमें गलत लग रहा है। अब अगला सवाल है हमारा कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। तो यानी कि जब हम तेल में ऑक्सीडेशन हो जाता है या उसका जो खाने में ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो हमारा जो खाना है उसमें से बदबू आने लगता है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला ये हमारा एक समीकरण है, ये समीकरण है -261 और प्लस ये है -380 माइनस -521, ठीक है, और ये है +821 -121। बहुत कठिन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लो आसानी से। ये हो जाएगा -261 और ये आ जाएगा -380। ठीक है, और ये हो जाएगा +521 और +821। ठीक है, और ये हो जाएगा +121 बराबर ये हो जाएगा 1461 -641। ये हो जाएगा हमारा 822, जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। तो सब जो है अकेले होते हैं, लेकिन जो फोर्स है इसके लिए हमें एक्सटर्नल ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें जो है फोर्स है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है बल। ठीक है, अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है कि करण और मयूख एक काम को मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख उसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 काम पूरा करके छोड़ देता है। ठीक है, मयूख ने। ठीक है, इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। तो इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि मयूख करण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है तो करण अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो इसको है ना, आप ज़्यादा डिटेल में जाने से अच्छा है कि आप जो है ऑप्शन नंबर देख लो। आपको दिया हुआ है कि अगर दोनों मिलकर 40 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अकेले मयूख करण कितने दिन में काम करेगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। 30 और आपका जो 24 है ये आंसर है नहीं, तो आपका आंसर नंबर 45 लगा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल कि भारतीय पैरा ओलंपिक हुए में जंपर का नाम बताइए। ठीक है, बताइए जिन्होंने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? मरियप्पन थंगा वेल्लू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि प्रश्न छवि यानी प्रॉब्लम फिगर है के दाईं तरफ एक शीशा लगा हुआ है तो सही दर्पण क्या होगा, उसकी जो करेक्ट इमेज है वो क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में शामिल है। वो सामने अगर शीशा रख दिया जाए तो वैसा हमें दिखेगा। अगला सवाल है 67 क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, के मतलब ये है के आर, ये 36 है। ठीक है, क्या है इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, सॉरी, इसका जो परमाणु संख्या है ये 36 है। ठीक है, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा K8 M18 और N32। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें शामिल है थर्ड नंबर में।
ये ऑप्शन नंबर 2, 8, 18 और 8 है। अगला सवाल है हमारा रीजनिंग का। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। तो पहला कथन है, कथन ध्यान से सुनना, कि राजनेता सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। ठीक है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स जो है सुंदर है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, एक्स राजनेता से शादी करेगी। तो ये निष्कर्ष सही है कि एक्स जो है राजनेता से शादी कर सकती है। बी है एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो हमें दोनों में अनुसरण हो सकता है कि एक्स जो है राजनेता से शादी कर सकती है क्योंकि वो सुंदर भी है, और नहीं भी कर सकती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्स राजनेता ही से ही शादी करेगी, लेकिन हाँ राजनेता सुंदर लड़की से ही शादी करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमें 2 सही है। दोस्तों अगला सवाल फिर से मेरे मैथमेटिक्स का है कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक यानी जो नष्ट करने वाला है 14 घंटे में पूरी तरीके से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने में लग गए, लेकिन 7 घंटे के बाद, यानी 7 घंटे के बाद विध्वंसक को बाहर निकाला गया। ठीक है, तो जो दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय लगा है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो कुल बनाया गया दीवार 70 यूनिट रहेगा हमारा। ठीक है, कुल बनाया गया दीवार 70 यूनिट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये है, इसका जो एलसीएम है, यानी 10 और 14 का जो लघुत्तम समापवर्तक 10 घंटा बनाने में और 14 घंटा बिगाड़ने में, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हमें 70 यूनिट मिल जाता है। ठीक है, तो इनका निकाले बिल्डर द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखो, बिल्डर द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 70/10, यानी कि 7 यूनिट। ठीक है, विध्वंसक जो नष्ट करता है, विध्वंसक द्वारा 1 घंटे में नष्ट किया गया मतलब किया गया कार्य, समझ लो, किया गया कार्य बराबर 70/10, यानी 5 यूनिट। ठीक है, अब जो है ये माइनस में होगा क्योंकि हमने जो है वो नष्ट कर रहा है, एक बना रहा है पॉजिटिव में तो दूसरा नष्ट कर रहा है। तो अब दोनों के द्वारा 7 घंटे का हम निकालेंगे में किया गया कार्य बराबर ये हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 यूनिट है। ठीक है, बचा हुआ कार्य देखेंगे। अब जो है बचा हुआ कार्य देखेंगे, बचा हुआ कार्य कितना बचा हुआ है, यानी 70 यूनिट में से 14 घटा देंगे तो ये हमारा बचा हुआ कार्य निकल के आएगा, यानी 56 यूनिट बचा है। अब इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो देख लेंगे। बिल्डर द्वारा बचा हुआ कार्य, बिल्डर द्वारा बचा हुआ कार्य 56/7 यानी कि 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में करता है। तो टोटल उसका जो टाइम है, बिल्डर ने 7 घंटा, उसका बिल्डर द्वारा 7 यूनिट ये और
8 घंटा ना। दीवार बनाने में बिल्डर द्वारा लगा समय ये हो जाएगा हमारा 8 + 7 यानी कि 15 घंटे में बन जाएगा। ये 15 घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चौथा सही हो जाएगा। अगला सवाल फिर से मैथमेटिक्स का है। नीचे की दी गई भिन्नों में से किसमें अगर हम 5/8 जोड़ देते हैं तो वो 1 बन जाता है। तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या, माना कि वह भिन्न x है, ठीक है। मान लिया कि ये x है, इसमें हम 5/8 अगर जोड़ दें तो ये जो संख्या है 1 बन जाती है। ये सवाल हमारा है, यानी x बराबर हो जाएगा 1 - 5/8 यानी 8 - 5/8 बराबर 3/8। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा 3/8। और चूंकि 3/8 इसमें कोई आंसर नहीं है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 मल्टीप्लाई नीचे इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/16। अब हमें ये ऑप्शन जो है मिल जाएगा 6/16, वो है दूसरे में। हमारा अगला सवाल है कि x एक बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है, यानी ये जो x है वो बिंदु A से यात्रा प्रारंभ करता है और ये सीधा किधर जाता है, पश्चिम की ओर। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है ईस्ट और ये लिख दिया वेस्ट, ठीक है। और ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ है। अब ये आया इधर से 80 कितना है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर सॉरी, ठीक है, 80 किलोमीटर तक आया और उसके बाद ये दाईं ओर 50 किलोमीटर तक चला जाता है मुड़ के, यानी कि इधर नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ से ये कह रहा है कि अगर मान लो ए या ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, तो ये इनके बीच की दूरी क्या है ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो इसके बीच की दूरी अगर हमें निकालना है AC² तो ये हो जाएगा हमारा AB² प्लस BC², यानी कि 80 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 2500, तो ये हमारा 10√89 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें चौथे में शामिल दिख रहा है। अगला सवाल है हमारा जनरल साइंस का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। तो ये है CO, यानी पहली है जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। अगला सवाल है हमारा रीजनिंग का, दिए गए क्रम में विभिन्न चित्र का चयन करें। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा C है उसमें आगे 2 डॉट है, बाकी सब में 1 ही डॉट है। तो हमारा जो C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 है ये कि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है करेक्ट आंसर हमारा लैंगिक प्रजनन। ये अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स का है, ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स का है ये सवाल 27, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में 38 माइनस ये है 46 माइनस ये है 15 माइनस 13 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 38 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 15, ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 27 प्लस 8 बराबर 35। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 35 यानी कि तीसरे में शामिल है। तो ये हमारा ये हो गया 75 क्वेश्चंस का पूरा सेट। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अपने किसी नए सेट में, नए क्वेश्चंस पेपर के सेट के साथ में। तब तक के लिए